नमस्कार दोस्तों। आज का मैटर बहुत ही सीरियस है और वो है एंजॉय योर फेलियर। देखो, बहुत सारी की बातें मेरे को आपके साथ करनी थी और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंटों के लिए है जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट में जो अपना रिजल्ट आया है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2020 का जो रिजल्ट आया है, उसमें बहुत से स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत से स्टूडेंट उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो मैं दोनों की ही बात करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले जो एक टीचर की गाइडलाइन होती है, एक टीचर की गाइडेंस में चलने वाला स्टूडेंट होता है, जैसे टीचर बोलता है, जैसे टीचर कहता है वह वैसा करता जाता है, उसी प्रकार से वो क्वेश्चन सोल्व करता है, उसी प्रकार से थ्योरी पढ़ता है और फिर भी उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, तो उस टीचर की हिम्मत नहीं होती उससे आंखें मिलाने की, उस बच्चे को फेस करने की। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। मेरे बहुत सारे के स्टूडेंट ऐसे थे जो मैंने जैसे कहा करने के लिए वैसे किया, उन्होंने क्वेश्चन सोल्व किए, मेरे सारे वीडियो देखे, फिर भी उनका नहीं हुआ। सबसे पहले उनसे मैं क्षमा मांगना चाहूंगा कि अरुण सर आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकते। ठीक है, लेकिन ये एंड नहीं है, ये स्टार्ट है। ये एंड नहीं है, ये स्टार्ट है। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनसे मैं बाद में बात करूंगा, पहले उनसे बात करूंगा जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए। ठीक है कि नहीं है? तो सबसे पहले ये समझो कि ये एक शुरुआत है, ये आपके लिए एंड नहीं है, इसको दिमाग में फिट करो आप। ठीक है, एग्जाम थी, एग्जाम दी आपने, इजी एग्जाम नहीं थी, टफ एग्जाम थी, और टफ एग्जाम देने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो कॉन्फिडेंस आपने दिखाया, वो एग्जाम दी भी आपने, लेकिन उस एग्जाम में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसके पीछे का क्या लॉजिक होगा? इसमें यह है कि जितनी मेहनत अपन ने की है, मान लो कि अपन ने 3 घंटे पढ़ाई की रेगुलर, 4 घंटे पढ़ाई की, समझ में आई? तो जो टाइम आपने दिया है एग्जाम को, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इतना पता लग गया आपको कि इतने से नहीं हो पाएगा। अब अपन को इससे ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और हकीकत बात यह भी है, सही बात है ये, कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप 3 महीने 4 महीने में नहीं कर सकते, उसके पीछे 6 से 7 महीने आपको लगना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे के बच्चे तो तब एक्टिवेट हुए थे जब ये कॉलेज लेक्चरशिप की एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई थी, उसके बाद जब रीशेड्यूल हुई है तब एक्टिवेट हुए थे कि अब हम कर सकते हैं। उनको सफिशिएंट टाइम मिला था, लेकिन वो टाइम उनके लिए सफिशिएंट नहीं था। क्यों? क्योंकि उस एग्जाम के लिए अपन को थोड़ी लंबी फाइट करनी चाहिए थी, हमने बीच में गैप दे दिया, इस कारण से अपना सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनसे मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी फेलियर को एंजॉय करें। उस दिन को याद रखें जिस दिन रिजल्ट आया था और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो दिन आपको याद रहेगा, तभी आप आगे की तैयारी बेटर कर पाओगे। उसको भूलना नहीं है, दिन को, इस दिन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये चीज मैं आपको लास्ट में क्लियर करूंगा कि क्यों नहीं भूलना। ठीक है, एडवांटेज अपने पास खूब है, डिसएडवांटेज कम है आने वाली एग्जाम के लिए। आपकी पॉलिटेक की एग्जाम आएगी, आपकी ग्राउंड जो वाटर है, वाटर डिपार्टमेंट में है या ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट होता है, उसमें आएगी। बहुत सारी जूनियर केमिस्ट की अभी एग्जाम्स आनी बाकी है। आपकी कॉलेज लेक्चरशिप की एग्जाम आनी बाकी है। गहलोत सर ने अनाउंस कर दिया है कि नए कॉलेज खुलेंगे तो उनमें वैकेंसी आएगी। तो डेफिनेट रूप से चाहे 20-25 वैकेंसी आए अपनी केमिस्ट्री की या किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसमें हमको ढंग से लगना है। अपनी तैयारी तो हो रखी है, बस इस तैयारी को आपको ब्रेक नहीं होने देना है, टूटने नहीं देना है। ठीक है, इस तैयारी को टूटने नहीं देना है, बिल्कुल कंटिन्यू चलने देना है। अगर आप इस प्रिपरेशन, इस दौड़ में, इस प्रिपरेशन में अगर रुक गए, थम गए, तो आपके आगे निकलने वाले कई और। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी बिल्कुल बखूबी, तेजी से, और भी स्पीड बढ़ाऊंगा आप, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अरुण सर आपके साथ है एनी टाइम। ये पहले भी क्लियर कर दिया था मैंने, अभी भी क्लियर कर दिया है। समझ में आई बात?
तो ये आपसे रिक्वेस्ट है बिल्कुल हर्ट से कि अपनी फेलियर को आप एंजॉय कीजिए। ये दिन आपको याद रहना चाहिए कि मैं आज सिलेक्ट नहीं हो पाया। अगर आपको दुख हुआ है तो डेफिनेट रूप से आपने मेहनत की है, और मेहनत करने वाले आगे कभी किसी चीज से नहीं रुकते हैं, नहीं झुकते हैं, नहीं झुकेंगे, न रुकेंगे कभी, क्योंकि मेहनत ही उनकी सारी की सारी लाइफ है। क्योंकि मेहनत ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा आप पैसा कमा सकते हो, आप इज्जत कमा सकते हो, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। ये मेहनत ही एक ऐसी चीज है। और मेहनत जो होनी चाहिए वो जिद, जुनून, जोश और सही डायरेक्शन के साथ होनी चाहिए। ये मेरा मूल मंत्र है। इससे कई बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कई बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इस मंत्र को उन्होंने जपा है और उनसे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है कि नहीं है? अब फेलियर को एंजॉय क्यों करना चाहिए उसका छोटा सा मैं बताऊंगा आपको। देखो इधर, ये कौन है? आप सब जानते हो, आइंस्टीन। आइंस्टीन 4 साल की उम्र तक बोल नहीं सकता था, और उसके फादर ने तो उसको सबसे बड़ा डिजास्टर, सबसे बड़ा फेलियर बताया था। लिखा हुआ है, देखो आराम से देखो। उसके फादर ने, समझ में आई बात, सबसे बड़ा फेलियर बताया था कि तू दुनिया का सबसे बड़ा फेलियर है। और कितनी बड़ी इक्वेशन देके गया, क्या चीज समझा के गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करके गया। समझ में आई बात कुछ? फेलियर के आगे सक्सेस भी है, ये भूल जाते हैं लोग बाग। फेलियर हो गए, बैठ गए, कोई मतलब नहीं है। फेलियर के आगे सक्सेस है, लेकिन उसके लिए अपन को क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। जिद, जुनून, जोश बरकरार रहना चाहिए, तब जाके आगे की एग्जाम्स आप क्वालिफाई कर पाओगे। हो सकता है उसने आपके लिए और भी बेटर सोच रखा हो। टेल में आने की बजाय था, पीछे आने की बजाय इंटरव्यू में निकाल दिए जाते। मान लो इंटरव्यू में 24 में से 24 नंबर भी आ जाते तो भी निकल जाते आप, क्योंकि कट ऑफ जो है आपकी, ये जो कट ऑफ गई है फाइनल कट ऑफ, इसमें 30 नंबर का डिफरेंस रहेगा कम से कम भी। तो रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो ये मान के चलो कि जो किया है वो सही किया है, कि आपको एक बार आगाह कर दिया कि भाई आप पीछे जो टेल एंडर हैं उनकी बजाय आप ओपनिंग बैट्समैन बनो, आप टॉप में आओ, और इस हिसाब से आप तैयारी करो। आगे एग्जाम है, आप अगर बीएड कर रखी है तो फर्स्ट ग्रेड है, क्योंकि सिलेबस उनका मोस्ट कॉमन है। उल्टा जो कॉलेज लेक्चरशिप एग्जाम है उसमें टॉपिक जो है वो थोड़े डिफरेंट है, उन टॉपिकों को कंटिन्यू में रखो। राजस्थान का जीके है, कोई सी भी एग्जाम है, राजस्थान का जीके तो पढ़ना ही है। राजस्थान का जीके तो पढ़ना ही है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे आपकी कॉलेज लेक्चरशिप हो, राजस्थान का जीके तो पढ़ना ही है। राजस्थान के जीके तो कॉमन है, कहां चेंज होएगा है? अब दूसरा देखो व्यक्ति, ये कौन है? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने बल्ब का जो आविष्कार किया था, डिस्कवरी ऑफ बल्ब, 10,000 बार फेल हुआ था वो। 10,000 बार, 10,000 टाइम फेल हुआ था, तब जाके उसने किसकी डिस्कवरी की थी। आज ये लाइटें और ये नहीं, ये इसी भगवान की देन है। सिखाती है फेलियर। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखो इधर, ये स्टीवन स्पीलबर्ग, नाम सुना हुआ है इसका? नहीं। इसको क्या किया है, जो सिनेमेटिक आर्ट्स थी कैलिफोर्निया स्कूल, रिजेक्ट कर दिया था इसको, बोलिए हम आपका एडमिशन नहीं देंगे। उसी स्कूल ने एक बिल्डिंग बनवाई है इसके नाम से। इतना टॉप करेक्टर है। फेलियर के आगे सक्सेस है, ये समझो आप। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो अपना ये है ही, द बिग बी है। बिग बी, इसकी बैक टू बैक 7 फिल्में फ्लॉप हुई थी। बैक टू बैक हुई थी कि नहीं हुई थी? एबीसीएल कंपनी थी इसकी खुद की, अमिताभ बच्चन की, ठीक नहीं थी, वो घाटे में गई थी, दिवालिया घोषित हो गए थे साहब। और अपने इस सिनेमा इंडस्ट्री में इसको क्या, कौन सी उपाधि दी गई है पता है आपको? बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपने आप में रुके नहीं, थमे नहीं, डरे नहीं, और आगे बढ़ते गए, सफलता ही मिलती गई। सफलता कब मिलेगी? जब फेल हो जाओगे तभी तो मिलेगी सफलता, ऐसे ही कैसे मिल जाएगी? बहुत कम दुनिया में लोग होते हैं जिनको शुरुआत में ही आपको क्या मिल जाएगी? सफलता। मैंने देखे हैं ऐसे लोग जिनको हाँ मिल गई भाई, अब सेट हो गए। और बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको सफलता तुरंत मिल जाती है। और ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं कि उनको मेहनत करनी पड़ती है और उसे कॉम्पीट करना पड़ता है, गजब की मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके
वही बात, जितना तगड़ा स्ट्रगल करोगे उतनी ही आपको बढ़िया सक्सेस मिलेगी, टॉप की सक्सेस मिलेगी। समझ में आई बात? तो ये दिमाग में आप फिट करोगे। देखो सबसे जरूरी क्या है कि आपको अपने अंदर बिलीव होना चाहिए। देखो कई लोग ऐसे होते हैं खुद के अंदर बिलीव नहीं करते, नहीं करते, क्या कर सकते हैं? अगर खुद के अंदर बिलीव हो ना तो आदमी सब कुछ कर सकता है। खुद के अंदर बिलीव। दूसरों की बातें मत सुनो आप, दूसरों ने क्या कहा, क्या नहीं होगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, मत सुनो आप। सुनो ही मत, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। इस हिसाब से होना चाहिए आपका करेक्टर। पोलाइट रहो, हर किसी की बात सुनो, एनालाइज करो, और एनालाइज करके और उस हिसाब से ही मेहनत करो कि ये जो कह रहे हैं ना, इनके कहने वालों के मुंह के ऊपर अपन फुल स्टॉप लगा देंगे। समझ में आई? क्योंकि फेलियर का ब्रॉडकास्ट तो सब करते हैं, सक्सेस की स्पीक पर उनका मुंह बंद हो जाता है, सक्सेस के नाम पर उनका मुंह बंद हो जाता है। अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे डजंट मैटर, भाड़ में गया अड़ोसी पड़ोसी, अपन को तो खुद से मतलब है यार। इस कोरोना में एक चीज तो सिखा दी ना कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? खुद। खुद रहोगे तो करोगे ना, खुद नहीं रहोगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं क्या, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो वर्ड है इसको आप हटाओ कि आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, आप में है स्टेमिना, आप में है वो ताकत, आप कर सकते हो, आप एग्जाम को फाइट कर सकते हो और करना पड़ेगा। किसी ना किसी को आपको एक इंस्पिरेशन पर्सन होता है, उसको मानना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। कोई भी हो सकता है, मम्मी हो सकती है, पापा हो सकता है, छोटा भाई हो सकता है, कोई पड़ोसी होता है, पड़ोसी का लड़का हो सकता है, कोई भी एक ऐसा इंस्पिरेशन जो अपन को क्या दिलाए, सक्सेस दिलाए। उसके लिए जरूरी क्या है? एंजॉय योर फेलियर। आज जो आप फेल हुए हो इसको आप क्या कीजिए? एंजॉय, ताकि ये दिन अपन को याद रहे, ताकि ये दिन अपन को याद रहे कि हम इस दिन फेल हुए थे, अब हमें शुरुआत करनी है। और इतनी गजब की मेहनत करनी है कि पीछे वाली जो मेहनत है ना, उससे भी डबल, 3 गुनी, 4 गुनी, कि जो भी अपने कंपटीशन में आए वो उड़ जाए। और इसके लिए मैं साथ दूंगा आपका, पहले भी साथ था, आज भी साथ। और क्यों? देखो इधर, फेलियर आर द पार्ट ऑफ लाइफ। जो फेलियर होता है ना वो लाइफ का पार्ट होता है। इफ यू डू नॉट फेल, अगर आप फेल नहीं होते हो, यू डू नॉट लर्न, आप सीख नहीं पाओगे। आपको सीखना है तो फेलियर ही आपको बहुत कुछ सिखाएगी। इफ यू डू नॉट लर्न, अगर आप फेल नहीं हुए, आप सीखे नहीं, आप सीख नहीं पाए, तो आप यू विल नेवर चेंज, आप कभी भी चेंज नहीं हो पाओगे। ये जरूरी, समझ में आई बात है? तो लग जाओ जोश के साथ। आपके पास एडवांटेज है, आपने पढ़ रखा है सारा का सारा, उसको रिवाइज करना है। कम से कम जीके, मेरी राय तो यही है कि जीके को कम से कम आपको 10 से 12 बार पढ़ना पड़ेगा जब तक एग्जाम नहीं लगी। 10 से 12 बार जीके का बाल 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 वो तैयार होना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों को देखा है जो लगभग 4 साल से कंटिन्यू एग्जाम देते आ रहे थे, सेल्फ स्टडी की, कोचिंग ली, उन्होंने पढ़ाई की, तब जाके उनका सिलेक्शन हुआ है। और ये टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके मेहनत का टाइम भी बढ़ता जाएगा। अभी मैंने कहा है कि कम से कम 6 महीने आपको मेहनत की जरूरत है एक कंपटीशन को फाइट करने के लिए। आने वाले टाइम में यही आपको साल भर का टाइम चाहिएगा। अभी मैं बोल रहा हूं कि जीके 10 बार आपको याद होना चाहिए, फिर आगे जाके यही बात हो जाएगी कि 15 से 20 बार तो आपको याद होना चाहिए, कम से कम पढ़ना चाहिए आपको, एक एक लाइन याद होनी चाहिए आपको, कहां से क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है। करंट जीके तैयार करो गजब का। केमिस्ट्री पढ़ो, केमिस्ट्री में हर फंडामेंट पढ़ो, हर चीज आपको पता होनी चाहिए, बारीक से बारीक, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है आपको? स्पीड, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि मैंने ये देखा था कि जो कोलेलेक्सिस का फर्स्ट पेपर था उसमें लोगों की न्यूमेरिकल में स्पीड स्लो डाउन हो गई थी, और पूरे सेशन में एक ही चीज चिल्ला चिल्ला के कहा कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो आप। लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में भूसा भरा हुआ था, लोगों ने पढ़ दिया था न्यूमेरिकल एक आधे आएंगे, बाकी की थ्योरेटिकल आएगी। नहीं भैया, आरपीएससी जब करता है ना, हालत सबकी खराब करता है, ठीक है। सेकंड वाले में रीजन असर्टेन खा गए लोगों को, एक एक स्टेटमेंट, दो दो स्टेटमेंट, करेक्ट नॉन करेक्ट,
ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये वो क्वेश्चन मार दिए। जीके का पेपर भी थोड़ा लेवल वाला आए थे, अपन ये नहीं कह सकते कि हल्का पेपर था जीके का। जीके का भी ठीक ठाक पेपर था। समझ में आई बात? तो लग जाओ बिना सोचे समझे। आपको एग्जाम फाइट करनी है, कोई हेल्प चाहिए तो मेरे को बोलिए, मैं आपके लिए तैयार हूं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो है बात करेंगे अपन जो सेलेक्ट हो गए। तो ऑलमोस्ट जो है 37 बच्चों का मेरे पास कॉल आ गया है। मैंने किसी को चला के कॉल नहीं किया। 37 बच्चों का मेरे पास कॉल आया है ऑलरेडी, जो सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है कि नहीं? अब उनमें से भी कई ऐसे होंगे जो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, होंगे डेफिनेट रूप से होंगे। ये तो सच्चाई है, इसको तो मानना पड़ेगा अपन को। ठीक है कि नहीं है? उनको ज्यादा बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो वहां जाके बाहर हो गए। इंटरव्यू की जो टाइमिंग रहेगी लगभग ये मान के चलो कि ऐसे नहीं कि 15 दिन बाद इंटरव्यू हो जाएंगे, अभी नहीं होंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए लगभग आपको 45 डेज के आसपास टाइम लगेगा। ठीक है, अब जो सेलेक्ट हुए हैं उन बच्चों को सबसे पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि अरुण सर की इज्जत रखी है आप लोगों ने, और बढ़िया मेहनत की है आपने, और इसके लिए शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत, और आगे भी आप सिलेक्ट हो यही कामना मैं करूँ। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहले उन्होंने डिटेल्ड फॉर्म मांगा है, तो 4 तारीख तक तो आपको डिटेल्ड फॉर्म पूरा का पूरा फिल करके और जमा करवाना है। समझ में आई? डिटेल्ड फॉर्म। और डिटेल्ड फॉर्म कहाँ मिलेगा? आरपीएससी की साइट पे जाना, डाउनलोड्स में जाना, वहां पे डिटेल्ड फॉर्म है। आरएस वगैरह की जो फॉर्म है उनसे ऊपर है, उसको डाउनलोड कर लेना। 2 प्रिंट आउट लेने हैं आपको, और 2 प्रिंट आउट लेके उसको भर देना बिल्कुल सही सही तरीके से। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स सही सही तरीके से आपको लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी मत रखना। 10th की बोले 10th की लगाओ, 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट भी लगाओ, 12th लगाओ, बोर्ड सर्टिफिकेट लगाओ। ठीक है कि नहीं है? जिसको अपन बोलते हैं, हाँ बोर्ड सर्टिफिकेट ही बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें लगनी चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन की है, डिग्री है, डिग्री लगाओ, नहीं है तो प्रोविजनल लगाओ। पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिग्री है तो ठीक है, नहीं प्रोविजनल लगाओ। डिग्रियां आपको क्या करनी पड़ेंगी? वहां पे लगानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। इसके बाद क्या करना है? 4 तारीख के बाद, अभी नहीं, 4 तारीख के बाद, 4 तारीख के बाद आपको अपने इंटरव्यू के लिए वेट करना है और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है इसकी चर्चा मैं अलग वीडियो में करूंगा, यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है नहीं है? इंटरव्यू की चर्चा, इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन पैनल में होगा, कौन कौन नहीं होगा, इसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मैं अभी बता दूंगा आपको। कि देखो, सबसे पहले आपके पास इंटरव्यू की मैसेज आ जाएगा ऑटोमेटिक फोन पर कि इस दिन आपका इंटरव्यू है, इतनी बजे से इंटरव्यू है। वहां पे 2 शिफ्ट में चलते हैं, बिफोर लंच, आफ्टर लंच। ठीक है नहीं है? और बिफोर लंच ऑलमोस्ट 10 स्टूडेंटों का इंटरव्यू लेते हैं, आफ्टर लंच भी वो 10 स्टूडेंटों का इंटरव्यू लेते हैं। सुबह 8 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं और जो रात के 8-9 बजे तक चलते हैं, मतलब 12 घंटे में ये इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो 24 मार्क्स हैं, और ये पूरे के पूरे मार्क्स केवल और केवल मेंबर के हाथ में होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये 24 जो मार्क्स होते हैं वो मेंबर के हाथ में होता है, मेंबर के हाथ में होता है। समझ में आ गई ये बात? इसके ऊपर अपन वापस आएंगे कि मेंबर के हाथ में होता है, फिर मेंबर क्या करेगा। इसके अलावा आपको वहां पे ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवा रहे हो वहां पे बाई पोस्ट बाई हैंड दोगे, तो मेरी राय तो यही है कि बाई हैंड ही पकड़ा के आ जाना आप, क्योंकि पोस्ट में इधर उधर हो जाएंगे, फिर वो मौका नहीं देंगे आपको। समझ में आई बात? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जो डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे सेंड करोगे या आप बाई हैंड देके जाओगे, 2 कॉपियां वहां पे जमा होंगी, उसकी फोटोकॉपी आप कर लेना। पहले कह रहा हूं, फोटोकॉपी करवा के रख लेना, किसी भी एक की करवा लेना, क्योंकि दोनों में सेम इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है, उसके बाद जब आपके पास इंटरव्यू के लिए मैसेज आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये डेट है, ये टाइम है, तो वहां जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। वहां जाओगे तब ये दोबारा डॉक्यूमेंट्स, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने। समझ में आई? और कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कईयों के मैरिज सर्टिफिकेट है या कुछ और है, कुछ भी मान लो बोनाफाइड है, ऐसे डॉक्यूमेंट जिस टाइम पे आप अभी नहीं दे पाओगे वो आप उस टाइम पे सेम डे दे सकते हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, जैसे एक्सपीरियंस लिख दिया लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया नहीं, फिर वो बोलेंगे कि आपके ये एक्सपीरियंस आपने लिखा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगाया, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप दो, तो उस टाइम पे दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जरूरत नहीं है आपको देने की, दो तो दे दो, अभी उस टाइम पे जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो वही है, वहां पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन होगा।
वहां जाने के बाद, और उसमें ये नहीं है कि आप जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में आपका नंबर आया या नून शिफ्ट में आया, पिछली बार मेरा नून शिफ्ट में आया था, तो मेरे को 2 बजे वहां पे अंदर बुला लिया था, 10 जने थे हम, 10 जनों को अंदर बुला लिया था, और 10 जनों के बैठ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे, और जिसको पहले जाना था उसके पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे। ठीक है कि नहीं है? अब इसमें जो सबसे गड़बड़ काम था, जिसका लास्ट में नंबर आ रहा था वो भी वहीं बैठा, समझ में आई? जहां पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं ना, वहीं पे बैठा हुआ था वो बच्चा भी, वो स्टूडेंट भी वहीं बैठा हुआ था। तो सबसे ज्यादा हैक्टिक उसके लिए था। क्यों था आपको पता लग गया होगा, तब जाता आदमी बैठा बैठा परेशान हो ही जाता। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको रूम नंबर बताया जाएगा, और रूम नंबर रास्ता भी बताया जाएगा, ऐसे ऐसे जाके ऐसे जाना है, वहां पे ये लिखा हुआ रहेगा। तो वहां पे जब जाओगे आप, जाने के बाद बीच में मेंबर रहता है बैठा हुआ, साइड में आपके 2 पैनल्स केमिस्ट्री के बैठे हुए रहेंगे, 2 टीचर्स रहेंगे, बेसिकली टोटल 3 व्यक्ति रहते हैं। कितने रहते हैं? टोटल 3 व्यक्ति, 2 तो स्पेशलिस्ट हो गए और 1 आपका मेंबर हो गया। अब मेंबर की आप क्वालिफिकेशन उठा के देख लेना, मेंबर्स की जो भी हैं, जितने भी मेंबर्स हैं आरपीएससी के, उनकी क्वालिफिकेशन उठा के देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा क्या होता है वहां पे। ठीक है, आप वहां जाके बैठोगे, बैठने के बाद वहां से ऑटोमेटिक एक स्लिप आ जाती है आपकी समराइज फॉर्म में, समझ में? जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, वहां पे उस कमरे में, उससे पहले उनके पास एक लिस्ट आ जाती है। ठीक है, और वो लिस्ट में आपकी सारी चीजें समराइज फॉर्म में लिखी हुई रहती है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कहाँ काम किया है आपने, क्या है क्या नहीं है, वो सारी डिटेल उनके पास रहती है। कितनी परसेंटेज आपके 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, सारी चीजें उसमें क्या रहती हैं, मेंशन रहती है। वो किसके? मेंबर के हाथ में रहती है। ठीक है, वहां गए, बैठने के लिए बोला जाएगा, बैठ जाना। वहां पे नॉर्मल आपको ड्रेसअप करके जाना है, जैसे भी आप, मैंने तो देखा था वहां पे लोग टी शर्ट में जा रहे थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, जींस पैंट में, जींस पहन रखी थी, टी शर्ट पहन रखा था, स्पोर्ट शूज पहन रखे थे, उसका सिलेक्शन हुआ। कई लोग फॉर्मल में आ रहे थे, पैंट शर्ट वगैरह बढ़िया अंडर सेट करके, सेटिंग पूरी करके, उनका नहीं हुआ सिलेक्शन। तो ड्रेसअप का यहाँ पे कोई भी नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे RAS IAS के इंटरव्यू होते हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। आपको कहा जाएगा, आप बैठ जाओगे, आपका नाम वाम पूछा जाएगा, नॉर्मली हेल्दी कन्वर्सेशन होगी वहां पर शुरुआत। उसके बाद में आपको कहा जाएगा कि आप एक टॉपिक सेलेक्ट कीजिए और जाइए, सामने बोर्ड है, वहां पे आप बोर्ड पे आप उसको डिस्क्राइब कीजिए। तो कोई भी एक टॉपिक जो आपका कंफर्ट जोन हो, वो बोलेंगे नहीं टॉपिक के लिए। आप बोल देते हैं तो ये आपकी जीत है, ध्यान रखना। नहीं बोलते हैं तो ये आपकी ड्रॉबैक है एक तरीके से, समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? अगर वो बोलेंगे कि ये टॉपिक पढ़ाओ और उनको उन टॉपिक में मजा आ गया, तो ये आपकी क्या है, विन है, आप जीतोगे वहां पे। और आपने अपने मन से टॉपिक लिया और उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो पता है आप पूरी जो क्लास आप लोगे उसमें आपको हाईली ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाना है। इसकी मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, इंटरव्यू आपको कैसे देना है, कैसे क्या करना है। ठीक है नहीं है? हाँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले हैं जो मॉक इंटरव्यू कर रहे हैं, आप लीजिए उनके सेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नुकसान तो है ही नहीं, फायदा ही है। ठीक है, मैं मॉक इंटरव्यू नहीं करवा सकूंगा, पहले आपसे कह रहा हूँ, साफ कह रहा हूँ, साफ कहना सुखी रहना, मॉक इंटरव्यू नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि अगर कोई बच्चा, जैसे मान लो कि मेरे पास एक बच्ची है झुंझुनू की, अब वो झुंझुनू की यहाँ पे केवल मॉक टेस्ट देने के लिए आएगी, उसका आने जाने में कितने टाइम खराब होगा, उसके बजाय वो वहां पे बैठ के 10 टॉपिक कर लेगी। अगर आप जयपुर की जयपुर में हो तो बिल्कुल मॉक टेस्ट दो, मैं भी करवा दूंगा, अरेंज करवा दूंगा मॉक टेस्ट। मेरे को भी क्या है, यूनिवर्सिटी के 4-5 प्रोफेसर से जाके बात करनी है, उनको बोलना है ये टाइम शेड्यूल है, दो मॉक टेस्ट, कौन मना कर रहा है? ठीक है कि नहीं है? लेकिन फिर कह रहा हूं मैं, सब कुछ किसके हाथ में होता है? मेंबर के हाथ में। पूरे के पूरे 24 नंबर्स, एक नंबर भी स्पेशलिस्ट नहीं देगा। स्पेशलिस्ट इसलिए बिठाए जाते हैं, स्पेशलिस्ट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, सब्जेक्ट के पूछेंगे सब्जेक्ट के क्वेश्चन। आप जब बोर्ड पे पढ़ा रहे होगे तब वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन कि ये कैसे हो गया, ये हो जाता तो क्या होता, इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे नॉर्मली। ठीक है नहीं है? तो 5 से 10 मिनट का डेमो चलता है, 5 मिनट आपको आने में, बैठने में, नाम वाम पूछने में, हाल चाल पूछने में लग जाती है। फिर 10 मिनट का, 5 से 10 मिनट का डेमो चलेगा, 15 मिनट, और 15 मिनट आपकी कन्वर्सेशन चलेगी उनके साथ। वो चलेगी आपकी नंबरिंग की कन्वर्सेशन। जैसे एक टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके जवाब आप दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे, या सॉरी बोल रहे हो,
कि सर सॉरी ये नहीं आता, सर सॉरी ये नहीं आता, वो वहां पे नोट करता है। कौन? सचिव मेंबर, ठीक है। और अगर आपने फ्लुएंटली उसके क्वेश्चनों के जवाब दे दिए तो वो भी नोट कर रहा है सचिव मेंबर, सॉरी, ठीक है। एक का कन्वर्सेशन खत्म हुआ, उसके बाद दूसरे का नंबर आया, दूसरे एक्सपर्ट जो बैठे हुए हैं आपके सब्जेक्ट के, उसका नंबर आ जाएगा, वो आपसे क्वेश्चंस करेगा। और ज्यादातर ध्यान रखना 11th 12th के टॉपिक छोड़ के जाना, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोलॉइड्स में से। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? कोई भी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेंगे वो हाई फाई, हाई फाई का मतलब जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक हॉट टॉपिक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन पूछेगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री से पूछेगा। रिसर्च वर्क जिन बच्चों ने कर रखा है वो अपनी थीसिस लेके जाए, वहां पे क्या लेके जाए? थीसिस, रिसर्च पेपर लेके जाए। रिसर्च पेपर हालांकि लास्ट में थीसिस में ही होते हैं प्रिंटेड, लेकिन वो रिसर्च पेपर अलग से लेके जाएं और वो वहां पे दिखाएं उनको, एक्सपर्ट पैनल को। अगर जिसके 4 से 5 रिसर्च पेपर हैं तो बहुत बढ़िया बात है, थीसिस कंप्लीट है, बहुत बढ़िया बात है। सबमिट भी करवा दी तो लेके जाओ, आपका वाइवा नहीं हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पे कॉन्फिडेंस से कहो कि सर वाइवा अभी पेंडिंग है, बस हो जाएगा वाइवा भी। समझ में? इस टाइप से आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, वहां पे आपको नर्वसनेस फील ही नहीं करनी है। अगर वहां पे नर्वसनेस दिखाओगे तो वो समझ जाएगा कि अपने सामने नर्वस हो रहा है, तो कॉलेज में तो 150-200 बच्चे बैठेंगे एक एक क्लास में, तो वहां पे तो नर्वस होएगा, तो वो मार्क्स कट जाते हैं। समझ में आई? ये दिखाइए आप, और वो आपकी थीसिस में से भी क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए थीसिस का भी ओवरव्यू देखे जाना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है थीसिस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो जरूर देख के जाना कि आपका जो लास्ट चैप्टर होता है समरी, वो जरूर देख के जाना, क्योंकि वही खोलेगा वो आपका लास्ट वाला चैप्टर, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में तो क्या है भाई, किस किस प्लांट्स के ऊपर काम किया, या किस किस चीज के ऊपर काम किया, किसके ऊपर काम किया आपने, ऑर्गेनोमेट्रिक के ऊपर है, या कोई वाटर पोल्यूशन है, या एयर पोल्यूशन है, कुछ भी मान लो, XYZ नैनो पार्टिकल है, किस पे काम किया आपने, और इसका रिजल्ट क्या है, कि ये कैसे आपके फायदेमंद है, किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। R&D में क्या आपका क्या रहा, ये पेपर क्या है, ये कौन है, क्या है, वो सारी चीजें नॉर्मली पूछ लेते हैं, ठीक है कि नहीं है? ये एक्सपर्ट पैनल आपसे क्रॉस क्वेश्चन जितने भी पूछने हैं पूछ लेंगे, इनको 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं दिया जाएगा, वो खुद ही कह देंगे मेंबर कि अब रहने दो, अब मैं पूछूंगा। तो मेंबर आपसे जब बात करेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मेंबर से बात करते टाइम आई कांटेक्ट नहीं टूटना चाहिए, आई कांटेक्ट नहीं टूटना चाहिए। एकदम से उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उससे नजरें चुरा रहे हो, आपको कुछ, आप में कुछ कमी है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल ऐसे नहीं, ऐसे आंख निकाल के आप उसके सामने नहीं, बिल्कुल पोलाइटली आप रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाथ पे हाथ बांध के बैठे रहो, और बिल्कुल कंफर्ट कुर्सी दी जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको चेयर दी जाएगी जिसमें दिक्कत आ रही है, बिल्कुल बढ़िया गद्देदार मिलेगी वहां पे, ठीक है। आई कांटेक्ट बना के रखो, जैसे जैसे वो पूछे वैसे वैसे जवाब दे जाओ। वो काई के क्वेश्चन पूछेगा, वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपके साइंस के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि ज्यादातर जो है आर्ट्स कॉमर्स वाले, अब कॉमर्स वाला कॉमर्स का पूछेगा नहीं तो वो जीके का क्वेश्चन पूछेगा। अब जीके का भी उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो जीके का भी कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? आपके आसपास की कोई फेमस चीज है, जैसे मैं से चोमू में, हमारे साइड में चोमू है, पास में ही पड़ता है, तो बोले चोमू के जो बेर आते हैं वो किस किस क्वालिटी के होते हैं, ये क्वेश्चन। चोमू को चोमू क्यों बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। चोमू का क्या फेमस है, ये क्वेश्चन पूछा था। समझ में आई बात? तो ये चीजें हैं जो थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। तो इंटरव्यू के लिए आप बिल्कुल तैयार हो रहिए, और वही टॉपिक पढ़िए जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल या ग्रेजुएशन लेवल पर होते हैं, क्योंकि जो भी प्रोफेसर आएंगे वो पोस्ट ग्रेजुएशन के ही पढ़ाते होंगे टॉपिक, और वो ही क्वेश्चन पूछेंगे। 11th 12th के टॉपिक नहीं पूछेंगे, इसलिए दिमाग मत लगाना 11th 12th के टॉपिक, पहले कह रहा हूँ। छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं ना, उनमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। एक जो मेरा मानना ये है कि भाई जो फैकल्टी बैठती है वहां पे, स्पेशलिस्ट बैठते हैं, वो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन हो तो ऑर्गेनिक पूछ रहे हैं, वो इनऑर्गेनिक के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, फिजिकल के भी पूछ सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी तो कॉमन है ही। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन आपको ढंग से करनी है, पढ़ते रहो, सब्जेक्ट को पढ़ते रहो, सबसे बड़ी बात। और ज्यादातर जोर किसके ऊपर देना है? स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर देना है। जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एनालिटिकल के ऊपर जोर देना है। अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो मेरे को बता देना। इनके ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस का एक वीडियो मैं रिलीज कर दूंगा आपके लिए,
ठीक है, कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन वो क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है, एनालिटिकल के ऊपर क्या क्या क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है कि नहीं है, कौन कौन से हॉट टॉपिक है जिन पे जनरली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्योंकि ये मान के चलो कि पिछली बार जो इंटरव्यू लगे थे, जितने भी कैंडिडेट थे उनसे मैं बिल्कुल टच में था, रेगुलरली उनसे टॉक की थी, उनसे बात की थी, भाई किस टाइप के क्वेश्चन है, तो अलग अलग स्टूडेंट से अलग अलग, ठीक है कि नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट भैया, सिलेक्शन लेना है तो शाम दाम दंड भेद चारों तरीके लगा दे, फाइनल यही है इसका। अगर आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन लेना है और आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स 130 से नीचे हैं, कितने 130 से नीचे हैं, 130 से ऊपर वाले को तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो गोटेड है। अगर वो 7 नंबर भी देगा ना, 5 नंबर भी देगा, 7 मिनिमम तो है ही है, 4 भी दे देते हैं, 5 भी दे देते हैं, इतने तो देता ही देता है नंबर। अगर इतने भी दे दिया ना तो उनका सिलेक्शन 35 से नीचे, 35 से ऊपर वालों के लिए बोल रहा हूँ, और 35 से जो नीचे हैं, 30 से नीचे है, 35 से नीचे हैं, उनको 4 तरीके लगाने पड़ेंगे, शाम दाम दंड भेद, अगर सिलेक्शन लेना है तो काउंटडाउन बिगिन। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, जो हेल्प हो सकेगी वो करूंगा आपकी, ठीक है नहीं है। जो भी हेल्प आपको चाहिए वो मेरे को बताइए। अपना R01 केमिस्ट्री के नाम से ग्रुप बना हुआ है, उसमें जुड़ जाइए आप टेलीग्राम पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। कोई भी चीज पूछिए आप, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। और जिन जिन वीडियो की इंटरव्यू के वीडियो की डिमांड आएगी कि सर इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, मैं डिमांड पे ही बनाऊंगा। आप डिमांड करोगे मैं वीडियो रिलीज करूंगा, वो मेरी टेंशन है। आप डिमांड नहीं करोगे तो वेल एंड गुड, अपने आप कीजिए, क्योंकि पिछली बार कुछ भी नहीं था, लोग ऐसे ही देख के आए थे, सिलेक्शन भी हुआ है, ठीक है। उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है जो डिजर्व नहीं करते एक्चुअल में, और उन लोगों का सिलेक्शन रुक गया जो वास्तव में डिजर्व करते थे। क्या करते थे? वास्तव में डिजर्व करते थे। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है अबाउट इंटरव्यू, वो मैं एक वीडियो में सेपरेट में पूरा खुल के बताऊंगा कि वहां पे एक एक चीज क्या क्या हुई थी और कैसे मैंने गलती की, मेरे से क्या गलतियां हुई, सब बताऊंगा। क्योंकि फेलियर का कारण एक फेल होने वाला ही बता सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।